है ना, लेकिन भाई बहुत डिफिकल्ट भी है हिस्ट्री है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी कुछ चीज़ें, है ना। देखिए अच्छा बताइए, 3 मेजर मूवमेंट हुए हैं इंडिया में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। इन तीनों में सबसे ज़्यादा मतलब कहने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा वाइडर रिप्रेजेंटेशन किस में था, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेटेड है, इनमें से किस मूवमेंट में था। ऐसे क्वेश्चन पेश पूछता है यार, बताइए। क्योंकि मेरे पास कुछ PYQ भी है, मैं आपको दिखाता हूँ मेरे सामने। आज मैं देख रहा था PYQ भी। आप लोग पहले इसका आंसर बताइए सोच के। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सबसे ज़्यादा मतलब सबने हो गया आंदोलन, ये सबसे ज़्यादा था। जानते क्या है, आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। क्यूआईएम थोड़ा इसको उधर रखिए। भारत छोड़ो आंदोलन थे, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन तो बिल्कुल कहना गलत हो जाएगा ना। तो ये भी है सर ना कि किस बेसिस पे पूछ नहीं बेसिस वो है नंबर, पीपल पॉपुलेशन कितना ज़्यादा था, तो वो यही है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। मैं बताता हूँ रीजन ना, हाँ मैं बताता हूँ रीजन, वही तो बता रहा असहयोग हूँ। आंदोलन। आप सोच भी नहीं सकते। सुनिए, नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट लॉन्च हुआ ना, तो इसके इतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन करने के रीजन थे, बताइए आप। फर्स्ट रीजन बताइए, व्हाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड। फर्स्ट रीजन ये बायकॉट क्या बायकॉट मनीष को ब्रिटिश गुड्स। हाँ तो हाँ आपको बाकायदा होते भी तो लोग आपको बायकॉट कर क्या ही देश आजाद होता है। ब्रिटिश गुड्स बायकॉट है, तो क्यों बायकॉट है आपको ये बताना है ना। ये तो बताने की तरीका व्हाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च है, व्हाई किस बैकग्राउंड में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया, ये पूछो बैकग्राउंड। अच्छा बैकग्राउंड। हाँ अरे वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, जैसे उसके अपोज में फिर सत्याग्रह पे आया, फिर धीमे धीमे। हाँ तो ये पूछो जलियांवाला बाग। और फिर दूसरा रीजन ये हो सकता है कहीं ना कहीं किसानों से रिलेटेड मुद्दा एक है। रोलट एक्ट भी है। गुड, रोलट एक्ट। और बिना दलील और? बिना वकील और? दलील अपील। एक मेजर हुआ था जिसके कारण जो है ना चोरी चोरा इसमें कौन, वो तो 22 में 22 बाद में वो तो उसको रोकने के लिए हुआ रोकने है। के लिए, हाँ। एक मेजर चीज हुआ था जो मतलब जो है इसको बिल्कुल ओ कर दिया था। ओके वो जो 2 लीडर को अच्छा पकड़ा था वो तो जलियांवाला बाग वाला है यार। जलियांवाला बाग तो था, वो- सैफुद्दीन किचलू वाला है। सैफुद्दीन सत्यपाल किचलू मलिक। और सत्यपाल सिंह। हाँ, तो और दूसरा जिसमें जो है ना रिप्रेजेंटेशन सीधे बढ़ गया था। सोचिए थोड़ा सा। अरे यार वो नहीं हुआ था उसमें, जब गांधी जी वहाँ पे मुस्लिमों को लेके आंदोलन कर रहे थे, अफ्रीका मुस्लिम, अरे नहीं, हम्म, मुस्लिम भी जैसे कि इनका साथ भी दे रहे थे ना, कुछ मुद्दा था। खिलाफत। हाँ खिलाफत आंदोलन इसी के आसपास था, 1919 में हुआ था ना, ये भी मुद्दा खिलाफत आंदोलन। यस हाँ खिलाफत ही है। खिलाफत। अब देखिए खिलाफत के कारण जो है ना इसमें मुस्लिम भी ऐड हो गए, जालियांवाला बाग के कारण इसमें सिख भी ऐड हो गए, और रोलट के कारण हिंदू तो थे ही। तीनों मेजर रिलीजन इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। अब देखना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये 1920 का टाइम है, ये 1929 का हिंदू टाइम है। अलग हो गए। यहाँ पे जो है ना हिंदू और मुस्लिम के बीच रिफ्ट स्टार्ट हो गया था। यस तो जो हिंदू करेंगे मुस्लिम नहीं करेगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पे एक चीज़ क्या हुआ चीज़ के कारण कम हुआ था रिप्रेजेंटेशन, क्या बताइए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, तो बहुत सारे लोग जो है ना इस हाथ ध्यान लगा लेते, यहाँ जो है ना लोग कम बचे थे। राउंड वैसे बहुत फिर क्विट इंडिया मूवमेंट में सबसे कम था, इससे भी कम। जानते क्यों बताइए। कैपिटलिस्ट वगैरह पार्टिसिपेशन है। किसका कैपिटलिस्ट क्यों, और कम्युनिस्ट भी नहीं थे। कैपिटलिस्ट क्यों नहीं होंगे बताइए। अरे क्योंकि उनको प्रॉफिट हो रहा था ना किससे, ब्रिटिश गुड्स से। उनका प्रॉफिट कैसे होगा, लॉस होना चाहिए। कौन सी लॉजिक से बता रहे हैं प्रॉफिट होता है। बताइए, ये बताइए अगर ब्रिटिश है अपने देश से फिनिश गुड्स इंडिया में बेच रहे हैं
लाके, तो उससे नुकसान नहीं होगा जो इंडियन कैपिटलिस्ट हैं, क्योंकि उनका तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा ना, क्योंकि रॉ मटेरियल यहाँ से ज़्यादा था, वहाँ से फिनिश गुड्स बेचते थे, तो उनको नुकसान है, तो कैपिटलिस्ट तो गलत होगा आपका। ऐसे सोच के पढ़ा करें यार, आप उल्टा पुल्टा बोले, कुछ भी बोले जा रहे, ऑप्शन देगा तो। हाँ, कम्युनिस्ट बोल सकते हैं, कम्युनिस्ट बड़े क्यों नहीं किया आप बताइए, वाई कम्युनिस्ट वो वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड है इसका। तो क्यों यार, रीजन होता है यार चीज़, देखो पीएससी यहीं पे बता रही ना, जाएगा। वर्ल्ड वॉर में सोचो, हाँ, इसमें क्या रशिया और ब्रिटेन का था, तो अब बताइए महाराज, कम्युनिस्ट क्यों पार्टिसिपेट नहीं किए क्यों मूवमेंट में? क्योंकि रशिया और ब्रिटेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दोनों साथ में लड़ रहे थे ना। सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात सेकंड है। वर्ल्ड वॉर में ये इसमें हाँ, वो सेकंड वर्ल्ड वॉर। और इसलिए भी क्योंकि इन ये जो पार्टी है सीपीआई, तो हाँ, तो इसको बीच में बैन कर दिया था ना। किसने? अरे यही ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे सीपीआई के? हाँ, तो इलीगल कर दिया था, उसके बाद फिर इसे लीगल कर दिया। अच्छा, तो फिर बताइए, आप बताइए, कुछ बोलेंगे? लेकिन इसका वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड ये क्विट इंडिया मूवमेंट में जो गांधी जी का जो विचार था, कहीं वो कह रहे थे कि हिंसा को ना करें, अहिंसा पे ज़्यादा प्रभुत्व दिया जाए, पर इसका मुद्दा ये था, इस रीजन के साथ हमें लगता है कि जो कम्युनिस्ट इसमें भाग नहीं लिए होंगे, क्योंकि उनका मकसद ही था अंग्रेजों को यहाँ से निकालना, कहीं भी संघर्ष करके, हिंसा करके। किसका मुद्दा था? कम्युनिस्ट हो तो फिर पार्टिसिपेट क्यों नहीं करेंगे जब मुद्दा दो? जब मुद्दा हो तो पार्टिसिपेट क्यों नहीं करेंगे? पर ये जो पर्पस था ये हंसते बड़ा अच्छे हैं। नहीं, आप अपने बाद में फंसाते इसलिए थोड़ा सा मतलब मजाक वाला, ये बोल रहे कि उनका मुद्दा था कि उनको बाहर निकालना है। अरे तो सोच बोल दो ना, ठीक है, कोई दिक्कत जानते क्यों? आप सही लाइन में थे, लेकिन आप जानते क्या है, बता नहीं पा रहे। आपको इंटरव्यू थोड़ा प्रॉब्लम होगी, आप थोड़ा बोलना सीखिए, सुनिए, देखिए अपनी बात को आप रख रहे, देखिए आप सही लाइन में थे। कम्युनिस्ट जो है ना, रसिया से इंस्पायर्ड था, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में रसिया ब्रिटेन के अगेंस्ट में था, लेकिन सेकंड में वही रसिया ब्रिटेन के फेवर में चला गया था, क्योंकि जर्मनी उसके अगेंस्ट चला गया था, हाँ, वही मैं रसिया के। तो अब देखिए, जब कम्युनिस्ट है ब्रिटेन के यहाँ अगेंस्ट में जाएंगे, तो उधर रसिया के अगेंस्ट चले जाएंगे, और रसिया कम्युनिस्ट का क्या है, प्रमोटर है, इसके कारण। हाँ, वही करी थी वर्ल्ड तो वॉर। कम्युनिस्ट पार्टिसिपेट नहीं करिए। अब बताइए, लेबर क्लास पार्टिसिपेट किए थे? लेबर मतलब वर्कर, ऐसे कुछ पूछ सकते हो पैसे कि व्हिच काइंड ऑफ क्लास पार्टिसिपेटेड, हाँ ऐसे पूछा भी है, पार्टिसिपेटेड का नॉट। इसका मतलब किसी उसका पूछा मूवमेंट का। हाँ, वर्कर भारत छोड़ो, बताइए। कैसे, क्यों, या फिर नहीं तो क्यों नहीं? तो देखिए, अगर आप ऐसे तुक्का मारेंगे ना, तो अभी पता भी है ना, तो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर रीजन पता रहे, जैसे अब तक था आपको रसिया वाला रीजन, आपको नहीं भूलेगा यार, अब लिंक कर लेंगे कि हाँ ऐसा क्यों होता है। इसलिए क्या है, हिस्ट्री में रीजन, ये मैं पढ़ी थी एक्चुअली कि रशिया इसका वर्ल्ड वॉर से कनेक्शन है, लेकिन वही में थोड़ा मिसमैच हो रही थी दोनों में। लेबर क्लास, हाँ किया ही होगा उस टाइम, तो सब जागृत हो चुके थे कि आज़ादी चाहिए। तो फिर इतने कम पार्टिसिपेंट क्यों हुआ? सबसे कम इसी में होता है कि इन्होंने मूवमेंट में ही। बोलिए, बोलो। अब पीजेंट पार्टिसिपेट किए थे? पीजेंट मतलब फार्मर। अच्छा, फार्मर और पीजेंट में क्या डिफरेंस है? अच्छा क्वेश्चन है, दोनों टर्म यूज क्यों होते हैं? आपने कभी सुना हिस्ट्री में फार्मर रिवोल्ट, पीजेंट रिवोल्ट हुआ है? लेकिन आज टाइम हम लोग बोलते हैं कि फार्मर बिल आया है, ऐसा क्यों, क्या डिफरेंस है दोनों में? कभी मन में आया है? पता आया, लेकिन सोचा नहीं है। वही दिक्कत है। आया तो बहुत पहले था, जब स्कूल में पढ़ी थी। ये जब मन में आया तब तुरंत सर्च कर लेना चाहिए, मेरे मन में यही आता है। मोबाइल नहीं था ना।
अरे तो अभी तो आया कोई बीच में यार, 3 साल से पढ़ाई कर रही हूँ कैसे ही। भूल भाई, जाते नहीं। हैं। फिर भी बताइए सोच के, थोड़ा दिमाग लगाइए। पीजेंट्स एंड फार्मर्स, ये ओनरशिप से रिलेटेड है क्या? क्या ओनरशिप? दोनों के पास लैंड नहीं होता क्या? लैंड नहीं, दोनों लैंड से रिलेटेड दोनों, लेकिन मुझे लग रहा है फार्मर्स जो होते हैं तो जो फार्मर के नेता होते हैं, मैं एग्जाम्पल भी दे दिया यार कि पीजेंट रिवोल्ट, फार्मर बिल, इतना से भी आप लोग लिंक कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो। आइस वाला दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे, इतना तो लिंक कर सकते हैं आप। पीजेंट रिवोल्ट, फार्मर बिल, क्या कनेक्शन हो? मतलब फार्मर्स एक ब्रॉडर कौन सा? नहीं नहीं रहने दीजिए, बाद में बताइएगा कभी। ओके। हाँ, तो मैं पूछ रहा था कि पीजेंट पार्टिसिपेट किए कि नहीं किए? अरे तो करेंगे ही ना यार आप लोग यार, जब गांधी करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे? जब क्यों काट रहे हैं इसे? मेरा काम है कंफ्यूज करना। अच्छा, आप उधर देख रहे हैं, मैं तो देख रही हूँ। मेरा काम है कंफ्यूज करना, मैं बाद में सबको ऐड कर लूँगा। वो अभी एक और क्लास है, वो बताइए। मुस्लिम भारत छोड़ो। मुस्लिम पार्टिसिपेट किए थे? हमको तो वैसे क्योंकि स्टेडियम में तो पार्टिसिपेट नहीं किए थे। हम्म, और इसमें नहीं किए होंगे तो। इसमें भी नहीं किए? नहीं, क्यों नहीं किए इसमें? क्या उनको आज़ादी नहीं चाहिए? उनको आज़ादी नहीं चाहिए, उनको अपना देश चाहिए था। अलग देश है तो क्या क्या तो आज़ादी आज़ादी तो अभी मिलेगी ना, जब अपना, जब ब्रिटिश यहाँ से जाएंगे। तो अपना, तो वो गांधी जी के साथ क्यों ऐड रहेंगे? अपना अलग मुद्दा चलाते थे। तो गांधी जी ने इसको लॉन्च किया था क्यों मूवमेंट को, लीडरलेस मूवमेंट था। हाँ, ये लीडरलेस था। गांधी जिंदा नहीं किए। लीडरलेस का मतलब ये नहीं कि किसी ने लॉन्च नहीं किया था। डू और डाई का कंसेप्ट दिया था गांधी ने, लेकिन इसको लॉन्च उन्होंने ऑफिशियली नहीं किया था। हाँ। ये जो है ये ना वो था, स्पॉन्टेनियस था, इसको कंडा बोलते वो हैं। डेट जो रखे डेट को हो ही नहीं है, उससे पहले ही पहले ही हो गया था, revolution हो स्पॉन्टेनियस गया है, इसको बोलते हैं लीडरलेस है। अगर उस डेट पे साथ होता तो पहले अंग्रेज चले जाते कुछ समय। जैसे चोरी चोरा वाला, चलो वो भी तो पहले ही हो गया था, डिसीजन के हम्म। चलो पहले। 5 जून 5 मई है ना, 4 मई। वाह, ऐसे डेट पूछेगा क्या यूपीएससी। मतलब, अरे यूपीएससी ने 7 अगस्त पूछा ना हैंडीकर वाला। अरे तो उसमें चेंज थोड़ी किया है, लेकिन ऐसे जरूरी नहीं कि मतलब ये थोड़ा मूवमेंट है ना, आज 5 लोग इधर कर अरे तो मुझे लगता है हिस्ट्री में जैसे जो कुछ स्पेशल इंसिडेंट है उसके सामने, जैसे 13 अप्रैल 1919 डेट तो याद होना चाहिए, ये चीज़ें याद कर सकते मुस्लिम हैं। जानते क्यों पार्टिसिपेट नहीं किए थे? उसका रीजन है, आप लोग रीजन से नहीं बता रहे एक्चुअली में, तो इससे कंफ्यूज कर देगा। देखिए क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे थे। मुस्लिम जो है ना, अगर उस समय आज़ादी मिल जाती है इंडिया को ना, तो इंडिया एक देश एक ही बनता, मुस्लिम पाकिस्तान न बन पाता। और जिन्ना ने ऐसा बता दिया था अपने फॉलोअर को कि इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है, चूँकि इसमें पार्टिसिपेट किए तो इंडिया केवल एक ही बनेगा, पाकिस्तान नहीं बन पाएगा। तो इसे जो है ना, जिन्होंने मना कर दिया था कि अगर इंडिया को आज़ादी मिली हुई तो मेरे फेवर में नहीं जाएगी वो। ये एक रीज़न है कि मुस्लिम ने पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं किया है इसमें ना, ऐसे ही है। तो देखिए ये तो अब देखिए क्या है कि हमने तीनों को अच्छे से डिस्कस किया है, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं किया है, ठीक ना। ये 2 पार्टिसिपेट किए थे, कम्युनिस्ट और मुस्लिम बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किए थे। और एक क्लास और पार्टिसिपेट नहीं की थी, कौन सी है इसमें से? प्रिंसली पार्टिसिपेट किए थे, प्रिंसली स्टेट्स, वो भी पार्टिसिपेट नहीं किए थे इसमें से। हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया, ये बड़ी भी पार्टिसिपेट नहीं किए थे। तो ये भी है। रीवा हो गया। रीवा कौन सा राजा था रीवा का? रीवा भी फेमस, आप ऐसे समझ कर रखे हैं रीवा को। रीवा फेमस है, पर क्या है ना कि भोपाल बोलिए, भोपाल नहीं कही जाता। भोपाल का भोपाल नवाब कौन था यार? उसको कुछ नाम तो उसका ना,
भोपाल कोई नवाब था, बहुत फेमस था हाँ उस समय। फिर उसमें जब यूनिफिकेशन तो उनका नाम आता है। हाँ, बोलिए। गांधी, इंदिरा गांधी के साथ भी था ये। हम्म। तो ये है, तो ये देखिए मतलब समझ गए ना। अच्छा बताइए, फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किसको बोलते हैं? फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ इंडिया, चंपारण। आप बताइए। 1857। ये फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, वो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस है, वो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा था? वीर सावरकर ने। वीर सावरकर। आप बताइए। देखिए, चंपारण। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मतलब कि जो है ना, मैं कोऑपरेट नहीं करूँगा उनके साथ है। चंपारण। चंपारण कैसे होगा यार? स्वदेशी आंदोलन। उसमें तो बोले कि, उसमें तो ये बोला गया था कि मैं आपकी आज्ञा नहीं मानूंगा। देखिए क्या है ना, जब राजकुमार शुक्ल आए थे ना गांधी को बुलाने, तो जब गांधी ट्रेन से गए थे, तो जब गांधी जहाँ उतरने वाले थे ना, वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। तो वहाँ की पुलिस में जो ब्रिटिश से बोल दिए थे कि आप यहाँ मत आइए, आपके कारण जो है कुछ दिक्कत हो जाएगी यहाँ। गांधी ने कहा कि भाई मैं अपने लोगों से मिलने आया हूँ, क्यों नहीं आऊँगा, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। इस कारण उसको बोलते हैं फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ना कि नॉन कोऑपरेशन। नॉन कोऑपरेशन दूसरे को बोलते हैं, किसको? किसको बोलते हैं? आप सोचिए। खेड़ा। हाँ, क्योंकि उसमें जो है ना बोले कि मैं टैक्स नहीं दूंगा, मैं कोऑपरेट नहीं करूंगा टैक्स देके। बट आई रेड समवेयर कि चंपारण नॉन कोऑपरेशन। अरे यार, फर्स्ट सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट है यार, एक गोल चेक कीजिए अभी, जल्दी मैं बोल देता हूँ। बोलने वाला कीजिए, मेरा पकड़ लेगा वो। लीजिए। Which was the first civil disobedience movement of India? चंपारण। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है ना, वो खेड़ा। अच्छा वो भी चेक कर लीजिए, फिर कीजिए। Which was the first non cooperation movement of India? खेड़ा। देखिए, बायजू दे रहा, गलत क्यों मिले देगा। यार? बायजूस दे रहा हूं, गलत बता। अरे दे लीजिए, किसी को दिक्कत देख लीजिए यार। मैं क्या है ना, मैं लॉजिक के साथ चीज़ पढ़ती से मुझे भूलता नहीं, मैं लॉजिक के साथ पढ़ता हूँ। आप लोग रटते हैं ना, दिक्कत ये है, इसलिए मुझे नहीं मैं भूलता। इसलिए बोली नॉन कोऑपरेटिव रटी नहीं थी, ये भी मैंने इसमें पढ़ा था कि डीएम जो उसको ऑर्डर दिया था, तो गांधी जी ने मना कर दिया था उसके ऑर्डर को कि हम आपके ऑर्डर को नहीं मानेंगे, कोऑपरेट नहीं करेंगे, ऐसा करके। मैं रटी नहीं थी, तो वो इसलिए वो बोला मिसकंसेप्शन कि नॉन पे की, वो कोऑपरेशन। आपको टीचर गलत पढ़ा दिए हैं। हाँ, तो वो दूसरी बात है। ये तो फर्स्ट हंगर स्ट्राइक अहमदाबाद में हंगर स्ट्राइक। और फर्स्ट मास स्ट्राइक, फर्स्ट मतलब मास ले, मतलब बहुत सारे लोगों ने स्ट्राइक किया एक यही साथ। जो भी बता रहे असहयोग हैं। आंदोलन। असहयोग। बिल्कुल गलत। ऑप्शन दीजिए। आप लोगों को तुक्का तो बिल्कुल काम नहीं करता तुक्का महाराज। बहुत गलत है, मेरा तो बहुत तुक्का लगाने क्या, कुछ तो होगा ना, तुक्का नहीं, ऐसे ही कुछ तो बोल- रीजनिंग होगा। हाँ, क्या बोले आप? क्वेश्चन बोलिए। फर्स्ट मास मास। स्ट्राइक। मास स्ट्राइक। भारत छोड़ो आंदोलन होगा। इसके पहले लोग मास लेवल में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे थे, हम्म। लेकिन फर्स्ट मास स्ट्राइक किसको बोला जाता है, कौन से है? सोचिए। मास स्ट्राइक। मैं हिंट दे सकता हूँ कि गांधी के बाद ही हुआ था ये, मतलब गांधी के आने के बाद साउथ अफ्रीका से, हाँ, मतलब 1915 के बाद ही है। उसके पहले तो हो नहीं सकता, क्योंकि लोगों मास को स्ट्राइक भरोसा ही है। नहीं था मास पे कि हाँ। कुछ कर पाएंगे भी। ये तो गांधी की ब्यूटी है ना, हाँ। मास को यूनाइट कर देना। कौन सा है? मैं ही बता दूँ, 1930 के पहले है। 30 के पहले। साइन गो बैक। ये उसमें मास स्ट्राइक किए थे। इमेज मेरे को याद आ रही है, इतने सारे लोग झंडा लेके 1925 के पहले है, आप बोलिए। 22 में क्या हुआ था? चौरी चौरा। 1920 के पहले है। अब इससे ज़्यादा क्या बता रहे खिलाफत आंदोलन। हैं? खिलाफत 1920 उसमें वाली। हिंदू पार्टिसिपेट नहीं किए, उसमें मुस्लिम पार्टिसिपेट किए हाँ, थे। खिलाफत में तो मुस्लिम थे। खिलाफत, देखिए आप लोग जो बोल रहे हैं ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, इसमें से ये था मास पार्टिसिपेशन, फर्स्ट नहीं था। जैसे देखिए, फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कौन था? खेड़ा। ऐसे मतलब कि फर्स्ट कौन था? सत्याग्रह। फर्स्ट मास स्ट्राइक। अब देखिए 1915 से 1920 के बीच है वो। अब देखिए इससे ज़्यादा हिंट नहीं दे सकता यार, अब इससे ज़्यादा क्या बताऊँ यार।
और वो भी बहुत मेजर इवेंट है, ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा इवेंट है, वो भी मेजर इवेंट है वो भी। और शायद आज के डिस्कशन में उसका नाम लिया जा चुका है। जलियांवाला, अरे यार वो तो मास स्ट्राइक नहीं है। हाँ, उसको क्यों बोल रहे हैं, कि जब जानते हैं तो क्यों बोल रहे हैं? 1919 याद आ रहा है। बताइए सर, सर को पता है, बताने रहे। उसका नाम लिया जा चुका है यार। अरे वो मुझे स्लिप हो रहा है, यही बताए थे नाम शायद, है? अब ये मुझे नहीं पता कौन बताया था भाई, लेकिन नाम उसका लिया जा चुका है, चूंकि रिकॉर्ड करके देख लीजिए, उसमें मिल जाएगा। तो सो मच सस्पेंशन, बताइए। यू हैव वेस्टेड 5 मिनट्स बता दीजिए। एंड आई हैव वेस्टेड माय 5 मिनट्स। अरे नहीं, मैं चीज़ों को लिंक करवाऊँ, ठीक है ना? इसको वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं बोलते, वेस्टेज ऑफ टाइम जानते क्यों बोलते हैं? चुपचाप बैठे रहना, दिमाग लगाना, ये वेस्टेज ऑफ टाइम। लगाते हैं दिमाग बैठ के। अच्छा, क्या क्वेश्चन था? रोलेक्स टेक्ट यार, Oh, yes. बता रहा हूँ कब से उसका नाम आप लोग लिए हैं यार। खास मास स्ट्राइक बोला जाता है इसको। बिना वकील बिना दलील सब पूरे इंडिया वालों ने पार्टिसिपेट कर लिया था गांधी के बुलाने का। काला कानून बोलते हैं इसको, ब्लैक काला कानून, ब्लैक लॉ, ब्लैक एक्ट, ऐसे कुछ बोलते हैं, काला रोलेक्स एक्ट। काला कानून। अच्छा, इसमें ऐसा क्या था? हाँ? इसमें क्या था ऐसा? व्हाई? मतलब किसी को भी विदाउट रीजन, हाँ, without warrant किसी को arrest कर बताएंगे लो। नहीं, रख हाँ। देंगे वहाँ। अच्छा, जानते हो इसको क्यों लाया गया था? क्यों? इसका रीजन है, सबसे बड़ा रीजन क्या था इसको लाने का? इसी समय एक मेजर इवेंट था इसके पीछे। देखिए, हर चीज के पीछे रीजन होता हाँ, है। हिस्ट्री में तो मेन यही है, हाँ रीजन है, तब सारी चीज़ें भी। हिस्ट्री इज अ इवेंट एक्चुअली। हाँ, सीक्वेंस ऑफ इवेंट बेसिकली। यस। हाँ, एक के पीछे एक हाँ, के पीछे एक यू आते कैन हैं। मॉडिफाई बट दैट इवेंट अपोस्ट्रोफी। हाँ, तो बताइए, क्या बोले आप? रोलेक्स बैकग्राउंड क्या था इसको आने का, ये पूछ रहा हूँ। व्हाई इट वाज टेकन दिस टाइम ओनली? ये आप लोग हिस्ट्री यार, मतलब अभी मान लीजिए नहीं पढ़े, लेकिन आप लोग पहले भी नहीं पढ़े क्या? पढ़े हैं। इस तरह से नहीं पढ़े, मतलब कि चीज़ों को पढ़े लिंक हैं। करके। नहीं पढ़े हैं। हाँ, तो ऐसा बोले ना, अगर पढ़े तो क्यों नहीं? नहीं, बताइए तो मैं बताऊँ। क्योंकि मैंने बोला था कि आज हिस्ट्री खत्म कर दूंगा। होम रूल लीग से रिलेटेड है क्या? अरे नहीं, ऑप्शन दीजिए। अरे यार, मेंस में लिखना पड़े तो अगर मैं पूछ देखो व्हाट वर द रीजन बिहाइंड रोलेक्स एक्ट, तब क्या लिख देंगे? फिर ऑप्शन पूछेंगे उससे। हाँ, मेंस में इसके नाम में ही है यार, बिना वकील बिना दलील, मतलब किसी को अरेस्ट कर लेना। तो जानते क्यों? वर्ल्ड वार फर्स्ट चल रहा था उस समय, तो और उस समय जो है ना, इंडिया वालों को उसने प्रोमिस किया था, किसने? ब्रिटिश ने, कि जो है ना, मैं इसके बाद आपको क्या दे दूंगा, आपको मैं वर्ल्ड वार फर्स्ट में पार्टिसिपेट करते हैं इंडियन वाले, तो मैं उसके बाद क्या दे दूंगा आपको? रिस्पांसिबल गवर्नमेंट। हाँ, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, मतलब डोमिनियन स्टेटस दे दूंगा, है ना? अब जानते हैं यहाँ पे लोग क्या बोल देते हैं? आज़ादी। नहीं, आज़ादी तो नहीं। आज़ादी कभी नहीं देंगे यहाँ पे, बस यहाँ पे खेल देगा कि मतलब कि व्हाट दे हैव प्रोमिस्ड टू गिव फ्रीडम ऑफ इंडिया, तो बोल देंगे हाँ सही तो है, फ्रीडम ऑफ इंडिया देते, गलत है। नहीं, डोमिनियन तो वहाँ 42 डोमिनियन स्टेटस 1919 तक चला था, नहीं, अब ब्रिटिश उधर कैबिनेट तक लेकर गए थे ना डोमिनियन। ब्रिटिश ले गए थे। हाँ, वही इंडिया वाले कहाँ तक डिमांड किए थे? 1919 तक के बाद वो बोले कि मुझे यहाँ तक दे दो डोमिनियन स्टेटस, इसके बाद बोले कि आप तो नहीं चाहिए मेरे को। हाँ, क्यों? नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की बात तो की गई। अरे यार, तभी तो उसका विरोध हुआ था ना। नहीं, लेकिन मांगे तो लोग, विरोध किए तो। अरे यार, तो उसमें गांधी थोड़ी पार्टिसिपेट किए थे। मैं बोल रहा हूँ मास लेवल में जो है ना, वो तो कौन थे? वो मोतीलाल नेहरू और सियादास। हाँ। तो ये अच्छा बताइए, होम रूल मूवमेंट है, दो हुए थे, कौन से हैं? एनी बेसेंट और तिलक। अच्छा, इसको होम रूल क्यों बोलते हैं? व्हाई इट कॉल्ड होम रूल? होम रूल, व्हाई इज होम रूल? ये इंटरनेशनल मूवमेंट था कहीं ना कहीं, उससे रिलेटेड। फिर यहाँ से अडयार नहीं था ये, अडयार मद्रास में अडयार ना, पता नहीं अडयार कहाँ है। अरे वो मत जानिए, बताइए होम रूल क्या है महाराज? ये होम रूल जो है ना, ये कहीं ना कहीं पहले इंटरनेशनल लेवल पे एक, मतलब कि वहाँ पे
कोई महिला थी, याद नहीं, नाम नहीं याद है वो। ब्लavatsky और इंडिया के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने वहाँ पे आंदोलन किया था लंदन में, तो वो नाम से शायद यहाँ फेमस रहे इनोवेशन के, और प्लस लाला लाजपत राय द्वारा यहाँ से उनको नाम से आगे बढ़ाया गया मूवमेंट को। ये तो बोल रहे हैं कि होम रूल लाया क्यों है। मैं बोल रहा हूँ होम रूल का मतलब क्या होता है, दिस वर्ड व्हाट डज इट मीन, ये बोल रहा हूँ। घर में आंदोलन करेंगे। नहीं, हाँ मतलब हाँ। अपने घर में हम ही राज करेंगे। हाँ। तो स्वराज क्या है फिर 1905 वाला? वो भी स्वराज मतलब स्वराज सेल्फ रूल। स्वतंत्र और यहाँ पे स्वाधीन- थोड़ा ब्रॉड स्वाधीन कॉन्सेप्ट की ला बात दिया कि करता ये है। हमारी जमीन है, हम ही रूल करेंगे बेसिकली। स्वर- इसमें एक और चीज़ भी थी। स्वराज इससे बड़ा टर्म होगा होम रूल से, एज ये बोल रहे हैं छोटा टर्म। छोटा टर्म नहीं, बड़ा हाँ, बड़ा होगा। स्वराज बड़ा, ओके, होम रूल उसके अंदर सबसेट। स्वदेशी आंदोलन 4 ही तो पास हुए, स्वराज हो गया। बिल्कुल गलत, क्या? होम रूल ज़्यादा बड़ा टर्म है। अभी कह रहे हैं छोटा बोल रही है। कौन? आप उल्टा बोल रहे थे, नहीं बोल, आप दोनों के अपोजिट हो गए, कर देते हैं। आप दूसरे के अपोजिट हो रहे हैं, इसे बोल रहा था अच्छा, मैं अच्छा। कि दोनों में से एक ही सही है। अच्छा, होम रूल ये लाइन नहीं बोले थे आप दोनों में किसी। 1905 में स्वराज आता है, उस समय बात की गई स्वराज की डिमांड। फिर 1909 में आया गया सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई। फिर 1915-16 में लाया गया होम रूल। फिर 1919 में डिमांड की गई डोमिनियन स्टेटस। फिर 1929 में बात की गई पूर्ण स्वराज है। पूर्ण स्वराज। इन सब का एक मतलब है, मैं पिछली वीडियो में आई थिंक बताया था। हाँ, तो ये होम रूल क्या है यहाँ पे? मतलब आप जो ये नाम लिया ना, स्वराज देन होम रूल देन पूर्ण स्वराज, ये धीरे धीरे ब्रॉडर कॉन्सेप्ट हो रहे हैं लोगों के। तो पहले बताइए कि डोमिनियन स्टेटस मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट मीन डोमिनियन स्टेटस? सीधे किसी पूछ सकता है डायरेक्ट। हाँ, डोमिनियन स्टेटस। हाँ, सही क्या है डोमिनियन स्टेटस? देखिए, डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये है कि हम आपको आज़ादी देंगे लेकिन नहीं देंगे। हाँ बताइए। मतलब कि आप लोग ही रूल करेंगे, लेकिन एक तरह से सॉवरेनिटी जो है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग होगी वो ब्रिटिशर्स की होगी। वो तो स्वराज है, सॉरी बता था मैंने ये कि सोवरेनिटी ब्रिटिश के पास रहती है। हाँ, स्वराज में तो डोमिनियन स्टेटस। और इसका ऐसा कॉन्सेप्ट भी है, कॉमनवेल्थ से रिलेटेड। हैं? कॉमनवेल्थ, क्या कॉमनवेल्थ? यू कैन बिकम अ मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ नेशन और आप अपने से डिसीजन लो, वैसा कुछ करके। नो, आप लोग टर्म में बहुत फंसते हैं यार, यूपीएससी फंसा देगा आप लोगों को। बेसिक सिस्टम जो है क्लियर रखिए। बताइए, क्या पता ऑप्शन देख के याद आ जाए। जनरली इट हैपेंस। स्वराज में क्या है ना, नहीं, स्वराज और पूर्ण स्वराज याद है। सुनिए मैं बता रहा हूँ, स्वराज और डोमिनियन स्टेटस में डिफरेंस क्या है। अच्छा, ओके। देखिए, स्वराज क्या होता है ना कि इसमें सोवरेनिटी जो है ना पूरी ब्रिटिश के हाथ में रहती है, और प्लस में रूल्स और रेगुलेशन भी ब्रिटिश ही बना सकते हैं, लेकिन उसको अपने तरीके से पालन करेंगे इंडिया वाले। ओके, डोमिनियन स्टेटस में क्या है ना कि रूल्स और रेगुलेशन भी इंडिया वाले ही बनाएंगे, समझ गई। और लेकिन ये है कि इंटरनेशनल रिलेशन जो है ना ब्रिटिश के बिना पूछे इंडिया वाले नहीं बना सकते हैं। तो ये है डोमिनियन स्टेटस। जैसे स्टेट सेंटर ले ले अपना। हाँ, ऐसा मान सकते हैं बड़े टर्म में। अब पूछ वाले बोलते कि नहीं भाई अब तो सुधो, अब आप एक काम कीजिए, अब आप निकल जाइए। पूर्ण स्वराज समझ रहे हैं। हाँ, वो बोले कि आप यहाँ से चुपचाप निकल लो, अब कोई कंप्रोमाइज नहीं, एक ही तरीका है, निकल लो यहाँ से। लाहौर अधिवेशन। अब बहुत हो गया। अब बताइए, 1919 तक डिमांड की इंडिया वाले ने डोमिनियन स्टेटस की, 1942 में ला रहे हैं क्रिप्स मिशन को डोमिनियन स्टेटस देने के लिए, तब ला गया क्या क्विट इंडिया मूवमेंट। बड़ा आउटडेटेड चेक है ये तो वो ही नहीं होगा, भाजेगा ही नहीं चेक है। इसमें लिखा बस है पैसा, काम कोई आई नहीं, तो इसको गांधी बोलता है कि आउटडेटेड चेक है ये। ऐसे अंतर लिंक करके पढ़ा जाता है महाराज मॉडर्न हिस्ट्री को। लोग लाइब्रेरी बैठे रहते हैं, खोल लेंगे स्पेक्ट्रम, बैठे रहते हैं एक तरफ से। मैं सोचते हैं क्वेश्चन पूछो क्या बगल वाले से, मुझे यार बेइज्जती हो जाएगी, उसको अच्छे नहीं कर रहा है। तो भी ऐसा कोई सोच के बैठा हो आपसे किसी ने पूछ रहे मुझे, अच्छा तो कोई पूछे यार, तो पूछता नहीं है मेरे बगल वाला, कभी नहीं पूछेगा रियली। वो अपने में परेशान है, क्यों किसी को और जहाँ थोड़ा टाइम मिला तो वो रील्स देखने लगता है तुरंत, कहाँ से पूछेगा वो। हाँ, जहाँ टाइम मिला तुरंत रील्स है। अभी इनकी लाइब्रेरी गया ना, इनके बगल में एक उधर लड़का बैठा था, वो भी रील्स देख रहा था, ये भी रील्स देख रहे थे। अरे मैं तो मेरा पढ़ने की और उसके बगल में हाँ, तो जानते क्या है हाँ ठीक,
सुनिए, और मतलब क्या है, जब आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो ना तो आप एक ही काम कीजिए। जैसे कुछ लोग क्या है, चूचा माइंड को ये समझ लीजिए ये सब जॉइन करने के लिए पैदा हुए हैं, नहीं कुछ नहीं होने वाला है। मैं यही मानता लगता हूँ। जब देखिए जब मैं पढ़ रहा होता हूँ ना, लोग जो है ना बेफालतू घूमते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं भी घूमूँ। फिर मुझे लगता है अरे तो जॉइन करने के लिए पैदा हुए हैं यार, मैं आइस के लिए पैदा हुआ हूँ। तो ऐसा असर तब पढ़ने को ज़्यादा मन करता है कि मैं उनसे डिफरेंट हूँ। तो लगता है कि यार बेचारे घूम रहे, मैं पढ़ रहा हूँ के लिए यार, अच्छा नहीं लगता यार। तो अच्छा है भाई। और रियल में कह रहा हूँ भाई, जानते क्या है उनका पर्पज ये है कि घर से आ गए हैं, 3-4 साल यहाँ वेस्ट करना है, इसके बाद शादी की उम्र हो जाएगी, चला जाऊँगा घर, पापा जी एक लड़की खोज देंगे, शादी हो जाएगी मेरी। ये उनका रहता है पर्पज भाई। आइस बनने का जुनून ही नहीं है, जुनून अलग चीज़ होता है भाई। जुनून होना मतलब कि ये होता है कि मतलब कि बस करना ही है, ये होता है जुनून। और ये होता है कि चलो घर से आ गए हैं, 4-5 साल कॉलेज की तरह टाइम पास करेंगे, इसके बाद जो है ना पापा का बिजनेस है उसी में चला जाएंगे। ये रहता है उनका माइंड के पर्पस। तो ये इसलिए उनसे कंपेयर अपने को मत कीजिए महाराज, हम लोग को आइस बनना ही है, मतलब ये है। तो हाँ मैं कहाँ था ये, सीरियस कर देते हैं आप कभी कभी बातें करके। क्या कर रहा था? सीरियस कर देते हैं। सीरियस नहीं जानते, थोड़ा बहुत जानते कि चिल मारा करें महाराज, जनगणना का सब बोल करके जनगणना के लिए बैठे किसी से बोलना नहीं यार, गुस्सा जो घूम रहा हो उसे बोल दो कि यार ये सब जनगणना के लिए बैठा, तो गुस्सा आ जाएगा होगी जब मेमोरी को बोल रहा है यार वो। या मेरे से किसी दोस्त ने बोला था तो मेरे को बहुत अच्छा डर लगा था, मैंने उसको याद कर लिया, अब मैं बोलूँगा हम लोग भी याद कर लेंगे, जनगणना के लिए। पर यूज नहीं करेंगे, बात नहीं करना। नहीं वैसे यूज नहीं कर सकते, मतलब किसी दोस्त से कोई इंडिकेट करके, लेकिन ऐसे यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो ये बताइए, ठीक है अब कुछ आगे चलते हैं। दिल्ली मैनिफेस्टो, दिल्ली पैक्ट, ये सब आप लोगों ने पढ़ लिया है? ये बता दो मैनिफेस्टो की पूछने का डिफरेंस है। दिल्ली पैक्ट, दिल्ली प्रपोजल, दिल्ली मैनिफेस्टो, बताइए। दिल्ली डिक्लेरेशन 4 टर्म है, जो 3 मिले। हाँ 3 ही हाँ। तो बताइए दिल्ली मैनिफेस्टो क्या है? दिल्ली मैनिफेस्टो वही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाला है, जिसमें वो लोग क्या इंडियंस बोले कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसलिए अटेंड नहीं करेंगे कि तुम्हारा मुद्दा क्या है, हम इसलिए अटेंड करेंगे कि तुम कैसे दोगे, मतलब हमारी जो बात है डोमेन स्टेटस वगैरह जो डिमांड कर रहे थे। और दिल्ली पैक्ट क्या है? दिल्ली पैक्ट इज़ अ गांधी इरविन पैक्ट। और दिल्ली प्रपोजल? दिल्ली प्रपोजल। दिल्ली डिक्लेरेशन? दिल्ली डिक्लेरेशन तो दिल्ली एग्रीमेंट मैंने पढ़ा। हाँ तो वही क्या है? दिल्ली एग्रीमेंट, लेकिन उसमें वो दिखा रहा था क्या? इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश का जो साइन हुआ था 72 वाला। नहीं वो तो दूसरा है। हाँ तो ये आज़ादी के दिखा पहले रहा इनका ये दोनों दिल्ली डिक्लेरेशन, दिल्ली प्रपोजल दोनों। था। एक वो है क्या, दिल्ली क्या क्या बचा, दिल्ली प्रपोजल एंड दिल्ली डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन। एक तो पाकिस्तान से लिंक है, इंडिया पाकिस्तान से दिल्ली डिक्लेरेशन। अच्छा, और और दिल्ली एक प्रपोजल 1911 से है क्या? नहीं 1911 दिल्ली प्रपोजल 1911 से है। 1911 से। मतलब नो आइडिया। कैपिटल चंचवाल की बात कर रहे हैं क्या? हाँ। नहीं वो अच्छा नहीं है। ओके। यानी आप लोग होमवर्क भी नहीं किए अरे हैं? किया मैं 3 ही मैं बोली, तो जो मैं सर्च की वो मैं बताऊंगा। जनगणना वाले सोचिए मत आइए। ये गुस्सा जाएंगे। नहीं वो सही है। बताइए जो छूटा हुआ है। क्या छोटा हुआ है? प्रपोजल एंड हाँ, वो तो नहीं बताऊंगा मैं। होमवर्क मतलब होमवर्क होता है यार, कुछ पनिशमेंट मिलना चाहिए ना। नहीं, ये दोनों मुझे भूल भी गया था, उसमें मैं सर्च किया तो मिल नहीं रहा था। गूगल भी आजकल सही से नहीं देता है आंसर। गूगल कहाँ बाय। मैं देता सर्च कर रही थी सर, जो भी होमवर्क रहता है मैं Chat सर्च GPT करती हूँ। आपको क्या लगता है मैं नहीं सर्च? वो तो मैं जानती हूँ आप सीरियस, ये तो मतलब यार चैट जीटीपी से पढ़ लीजिए। अच्छा, रील्स देखेंगे यार। अरे यार एक दिन पकड़ा गया एकदम बवाल कर देंगे। अच्छा ये बताइए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो पीपल की अपराइजिंग थी, वो कई टाइप के पीपल के अपराइज थे इंडिया में। एक तो ट्राइबल अपराइजिंग, मतलब ट्राइबल रिवोल्ट, ट्राइबल, फिर एक मिलिट्री रिवोल्ट बोलते हैं, Military। फिर एक पीजेंट रिवोल्ट, Peasants। और एक सिविल रिवोल्ट। तो ये बताइए, ये सिविल रिवोल्ट और ये पीजेंट रिवोल्ट में क्या डिफरेंस था? पीजेंट्स क्यों कैटेगराइज किया गया? हाँ पीजेंट्स एक प्रोफेशन दिखा रहा है
कि मतलब कि केवल फार्मर पार्टिसिपेट करेंगे। नॉट केबल, हाँ लेकिन मुद्दा उनका लैंड से रिलेटेड रहता था। लेकिन सिविल जो है तो सिविलियन पर्पस के लिए रहता तो था। कौन सी पर्पज उसमें, मतलब फार्मर नहीं आएंगे। फार्मर इंक्लूडेड रहेगा हाँ civilian तो में। क्या है फिर सिविल पर्पज थोड़ा एक्सप्लेन करना, ऐसे थोड़ी हल्की में ले रहा क्या। हाँ ऐसे छोड़ूंगा नहीं मैं। चलिए सही महाराज, भाई बेसिक चीज़ पूछती है मैंने। फ्रीडम ऑफ स्पीच फंडामेंटल राइट। उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच ऐसी कौन बात करता था यार 1860 में 1865 में, हैं। थोड़ा दिमाग तो टाइम में जाइए, टाइम की बात कीजिए। उसमें कौन फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करेगा बताइए। लोग खाने को लगे हैं यार, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं आप लोग। बताइए, आप बताइए। अच्छा, किसी सिविल अपराधी का पहले एग्जाम्पल बताइए तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्यों हुआ था ये। कोई बताइए एग्जाम्पल, सिविल अपराधी का कोई एग्जाम्पल बताइए। नहीं तो मेरे से पूछ चुका है मेंस में। जैसे ये जो आप तो दे चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट। ना अभी शुरू क्या करना है। मॉडर्न हिस्ट्री टेस्ट नहीं दिया अभी? अच्छा हाँ अभी नहीं दिए। मॉडर्न हिस्ट्री में टॉपिक ही नहीं होगा। नहीं 4-5 टेस्ट मॉडर्न हिस्ट्री में। आज पर ये टॉपिक नहीं है। कोई बात क्यों नहीं है, मैं टेस्ट चुका हूँ। देखिए ये मेरा मेंस का ही नोट से लाया हूँ आज, देखिए मैं लिखा हूँ, टेस्ट हुआ था इसका। सिविल में वो हो जाएगा क्या जो सॉल्ट सत्याग्रह, सन्यासी सन्यासी रिवोल्ट? सन्यासी रिवोल्ट, यस, पागलपंथी, हाँ, सबको हाँ ही बोल रहे हैं। अहोम रिवोल्ट अहोम तो रिवोल्ट। ट्राइबल है ना। कि संथाल, संथाल तो ट्राइबल है। बेल्लोर, बेल्लोर कैनवस सिविल। बेल्लोर म्यूटनी है। अच्छा हाँ, कुछ भी बोला आप जा क्यों बोल रहा रहे है। हैं ऐसे? नहीं तो मैं देख रहा हूँ मेरा कितना मिक्स नॉलेज हो रहा है। है। नहीं आप बोलिए, अब मैं सही बताऊंगी। बेल्लोर म्यूटनी है, संथाल ट्राइबल अपराइजिंग है, और कौन सा है? सन्यासी। सन्यासी, हाँ ये कौन सा है? रमोसिस वाला है ना। सन्यासी शायद सिविल होगा ये। हाँ सिविल, सन्यासी सिविल, पागलपंथी एंड सन्यासी। अब बताइए डिफरेंस क्या होगा ट्राइबल, पीजेंट और सिविल रिवोल्ट में? सब तो जैसे नाम है वैसे ही। वो लग रहा है ना, जो यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करेगा सेंटेंस में घुमा के तब पता चलेगा। हाँ भाई यूपीएससी है। हाँ वो यूपीएससी। अच्छा चलिए बताइए, सबसे ज़्यादा रिलीजियस इन्फ्लुएंस किस में रहेगा? जो मतलब रिलीजन के कारण क्या करेगा, रिवोल्ट करेगा, वो किस में आएगा तीनों में से? मतलब सिविल में आएगा, ट्राइबल में, कि पीजेंट में? मतलब उनके रिलीजन में इंटरफेयर करने के कारण। सिविल, सिविल में। आप बताइए। ट्राइबल। ट्राइबल में, ट्राइबल में आएगा। तभी तो वो लोग आग्रह करते हैं उनके। ट्राइबल कौन से रिलीजन के रहते हैं? ट्राइबल कोई रिलीजन होता है? ट्राइबल का तो कोई धर्म नहीं। बाद में धीरे धीरे उनको मिनिस्ट्रेन करके हिंदू कर दिया। बोल तो रहे महाराज। अरे हम उन लोगों के रिलीजन की बात कर रहे हैं। उन लोगों का जो होता है जैसे वो उनका अलग ही कल्चर है, वो बस अभी इंक्लूड कर दिया वो जब से। अच्छा तो ये टैक्स, टैक्स में कुछ गड़बड़ हुआ, इसके कारण कौन रिवोल्ट करेगा? फार्मर। पीजेंट आएगा, पीजेंट रिवोल्ट, पीजेंट, कि सिविल आएगा? पीजेंट्स। तो सिविल कहाँ से आएगा फिर? पीजेंट आएगा ना टैक्स में। बताइए मैंने पहले को, मैं बाद में क्लियर करूँगा सब चीज़, अभी मैं केवल एनालिसिस करवा रहा हूँ। एनालिसिस आप कराते हैं, फिर जो हम एनालिसिस में बताते हैं गलत वही याद रहता है। लोकल कल्चर में अगर इंटरफेयर कर रहे हो तो सिविल। तो ट्राइबल कहाँ जाएगा? ट्रेवल एक स्पेसिफिक हो गया ना सर। अगर तो क्यों उनके लोकल कल्चर में पार्टिसिपेट करते थे ना अंग्रेज, कि आप जो है ना मेन स्ट्रीम में जाओ, ये करो, मैं आपका लैंड ले लूंगा, वो करो, हाँ, तभी तो cultivation। रिवोल्ट करते थे, बोलते कि मेरे कल्चर में पार्टिसिपेट मत ना करो। यस, तो फिर आप सिविल बोल रहे हैं। रानी गैलिलियो। गैलिलियो क्या? रानी गैलिलियो। हाँ बिरसा मुंडा वगैरह सब। सीताराम, राजू, त्रिपला।
यस ये लोग कल्चर में हस्तक्षेप कर तभी तो हाँ हाँ, तो यू कैन से ट्राइबल में तो कल्चर भी है। ऐसे एक एक वर्ड लेकर, अच्छा आप आंसर में ऐसे लिखे होंगे इसलिए पूछ रहे हैं। नहीं आंसर में नहीं, मैं चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज करवा रहा हूँ, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी। कल्चर, लॉ, रिलीजन, टैक्स, हाँ टैक्स, तो एंड मेंस में इस बेसिस पे कैटेगराइज कर सकते हैं। जानते क्या है वे ऑफ इसका जो है ना रिजिड क्लासिफिकेशन नहीं है। यस, मैं आपको बता दूँ, सो यू जैसे वांट लोकल कल्चर जो मैंने बताया ना, ये लोकल कल्चर जो है ना ये Tribal भी होगा। ज़्यादातर ट्राइबल ही होगा, सिविल कम होता है। सिविल जानते हैं कब आएगा अपने सेक्शन में? रिलीजन, आप उसकी जब रीजन में पार्टिसिपेट करोगे ना, इंटरफेयर करोगे ना, तब वो आएगा। ट्राइबल में नहीं है, जब वो ट्राइबल रिलीजन के कारण नहीं, चूंकि उनको रिलीजन होते ही नहीं है। हाँ, एक चीज़ है, ट्राइबल एक चीज़ के कारण आएगा कि उनके लैंड में इंटरफेयर कर रहे हो, मतलब लैंड का ट्रांसफर, है ना। और लैंड में भी पीजेंट भी आता है, कैसे? लैंड रेवेन्यू में। हाँ, तो वही तरह को ज़्यादा जो है ना स्ट्रिक्ट पार्टिसिपेशन, मतलब क्लासिफिकेशन नहीं है, थोड़ा चीज़ों मैच करती हैं। ये है। तो फिर मिलिट्री रिवोल्ट क्या है अलग से? मिलिट्री का है वो, मिलिट्री रिवोल्ट मतलब क्या है उसमें? वेतन में कमी, वेतन में कमी, तो ये भी हो सकता है सिविल रिवोल्ट। अरे तो उसमें जो पर्सन इन्वॉल्व हैं, they are mainly from, तो क्या सिविल में पर्सन इन्वॉल्व नहीं रहते? they are mainly from that profession, जैसे उनके रिलीजन संबंधित आर्मी, मिलिट्री। हाँ, वैसा बोले ना, जैसे मंगल पांडे है ना, जैसे बेल्लूर म्यूटिनी हो गया, है ना, आसाम म्यूटिनी हो गया। और एक उधर जो लास्ट में हुआ था 46 में, आयनस तलवार। अच्छा ये बताइए, ये पागलपंथी किसका एग्जाम्पल है? पागल चारों में से, सिविल, पीजेंट, ट्राइबल, मिलिट्री। मोस्ट पागलपंथी को कारम शाह ने लीड किया था, कारम शाह सिविल है, ये फेमस यानी पीवाईक्यू है। सिविल होगा क्यों? ट्राइबल नहीं है, पीजेंट है। हाँ, ओके, ये पागलपंथी एक सेक्ट है और मोपला पीजेंट, मोपला की मोपला, हाँ वही केरल। पीजेंट है कि सिविल है? पीजेंट, मोपला पीजेंट है। यस। और पॉलीगर, पॉलीगर, हाँ वही पॉलीगर। पॉलीगर पीजेंट। 1860 में ना पॉलीगर रिवोल्ट भी है। पॉलीगर, अरे फेमस है, बहुत फेमस है पॉलीगर रिवोल्ट। आपने इसको सिखा नहीं दिया होगा उसको, कहीं पे से नंबर ना लगा दे इस बार इसको। नहीं सीरियसली, ये तो पॉलीगर में मोपला से नहीं साउथ का ये भी है, लेकिन ये तमिलनाडु साइड का है, लेकिन अच्छा, लेकिन जो है ना, ये भी जो है ना रिवोल्ट है। नहीं सिविल है। सिविल है, तो इसका इंसिडेंट में रिलीजियस पढ़ी नहीं है। इंटरफेरेंस, क्या था इसमें? वो रिलीजियस इंटरफेरेंस है, डिटेल से मिल जाएगा। मैं तो केवल अभी तक क्लासिफिकेशन करवा रहा हूँ। सन्यासी किसके अंदर आएगा? सिविल, सन्यासी, सिविल की ट्राइबल रिवोल्ट। बताइए कि कंफ्यूज हो गए आप लोग। सिविल में, सिविल सिविल में आएगा। They were not tribal actually, वो इधर उधर जो घूम के अपना वॉन्डरिंग मॉन्क्स थे, उनका है ना सन्यासी और पागलपंथी। कोल रिवोल्ट, कोल विद्रोह, हाँ सुने होंगे ना? हाँ सुना है। किसने लीड किया था कोल को? कानून, फेमस नाम है उसका। नहीं वो है। आप ऑप्शन दीजिए। हाँ ऑप्शन, अभी ये सब मैं अभी छूटा हुआ मेरे पढ़ने नहीं समझ गया। अब ये तो कौन से क्लासिफिकेशन में आएगा पहले बताइए। ऑप्शन तो ठीक है। कोई ट्राइबल, ट्राइबल्स। कोल ट्राइबल में ही आएगा। और संथाल तो पता ही होगा आप लोगों को। ट्राइब्स, संथाल ट्राइब्स में आएगा। संथाल परगना। ये चीज़ें जो है ना इम्पोर्टेंट है। हो गया हमारा हिस्ट्री आज।
रुक लीजिए अभी चुपचाप बैठे रहिए। अच्छा तो ये अभी मैं क्या इसको मैंने टेस्ट दिया था मॉडर्न हिस्ट्री का, आपको मिलेगा क्वेश्चन ये तो दे चुके हैं। अब दिए थे अभी अभी मतलब कि दिया था, मतलब बीच बीच में मैं लिखता रहता हूँ ना बीच बीच में, साल साल मुझे याद आ रहा है। तो उसमें क्वेश्चन पूछा था कि आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर ब्रिटिश ने जो है ना एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी फॉलो की है इंडिया में जो है ना रूल करने के लिए। एक्सप्लेन कीजिए, अब बताइए कौन सी पॉलिसी उसने फॉलो की, क्या लिखेंगे इस पॉलिसी में आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर यानी 1764 के बाद। अरे वही था रिंग ऑफ पॉलिसी उनकी, 4 थी पॉलिसी उनकी। अधीनस्थ पॉलिसी रिंग ऑफ पॉलिसी में क्या थी? 4 थी रिंग ऑफ। क्या थी रिंग ऑफ पॉलिसी थी क्या, ये पूछा है क्या वो जो सबऑर्डिनेशन हाँ, यूनियन रिंग फेंसिंग ये हाँ ये किसने लाया था? अलग अलग इसमें अलग अलग, जैसे कि अधीनस्थ सब्सिडियरी हाँ, भी है, अलग अलग, चारों अलग अलग। सब्सिडियरी लैंड। रिंग फेंस किसने लाया था? पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस बैरन हेस्टिंग। बैरन हेस्टिंग। और फिर कौन सी पॉलिसी थी? सबऑर्डिनेट पॉलिसी, सबने सब्सिडियरी है पॉलिसी ऑफ सब्सिडियरी हाँ वही तो बेलेजली। चार है, yes। वेलेजली। हाँ, फिर कौन था? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हाँ डॉक्टर स्लैब्स, लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी। फिर कौन था? ये कौन सी पॉलिसी थी? 3 तो हो गए। अधीनस्थ, एक अधीनस्थ था ना। अधीनस्थ क्या था? सबऑर्डिनेशन, अधीनस्थ में ये सबऑर्डिनेशन, कोई पॉलिसी थी? सबऑर्डिनेट यूनियन करके एक था, पॉलिसी नहीं थी, इसके अंदर पॉलिसी है, हाँ, हेडिंग है ये सबऑर्डिनेट हेडिंग है। पॉलिसी का नाम बताना है एक्चुअली में, यूनियन का नाम नहीं बताना। वो पूछ रहा है कि एक एक्सटेंस पॉलिसी फॉलो की, इसको एक्सप्लेन कीजिए। मुझे अच्छा लगा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन पूछा था, अच्छा क्वेश्चन था। तो ये पूरा खंगाल उसने दिया, हाँ उसने बता दिया, मतलब कि वो आप पूरा एनालिटिकल पावर चेक कर रहा है कि आप कितना सोच पा रहे हैं। मतलब ये पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी मॉडर्न खत्म होने से आज़ादी तक। हाँ, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी मस्त मस्त है। इसमें दिया ही नहीं है अभी स्पेक्ट्रम में। देखिए मैं दिखाता हूँ, क्वेश्चन दिखा देता हूँ, शायद मेरे पास नहीं है। अब मैं देख ही रहा था अपना आंसर, मैंने लिखा था इसमें, तब थोड़ा बहुत बता लिया, नहीं बता पाता। राइटिंग सुधारिए महाराज अपनी, इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। भाई राइटिंग जब चाहो सुधार लो। देखिए मैं आप लोगों के जो दिखा रहा हूँ उसमें ध्यान दीजिए चुपचाप। अपनी गलतियों आप को एक्सेप्ट करो, आगे लोग बढ़ो। ये देखिए, हाँ था ना, कमेंट ब्रीफली ऑन द एक्सप्रेशनिस्ट पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर स्टार्टिंग फ्रॉम द बैटल ऑफ बक्सर एंड एंडिंग आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ टिम्स। था ना, इसी क्वेश्चन पूछा था। ये देखिए मैंने इसमें लिखा था यही सब, ट्रेन ऑफ लैप्स ये है, ऐसा है। तो समझ रहे हैं ना, मतलब जो है ना कि जो है अच्छा क्वेश्चन पूछा। अब तो देखिए अगर आप अच्छे से पढ़ते रह सके ना, आपको मेरे को दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैं ऐसा आपको बता रहा हूँ। मतलब कि हिस्ट्री तो अभी तो जितना ही पढ़ लो पूरा पढ़ना पड़ेगा, मेरे से तो काम ही करेगा। फैक्चुअल पढ़ रहे हैं जो चीज़ें वही है ना। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, वो तो सब कंसेप्ट लिख देंगे, एग्जाम्पल ज़्यादा लिखेंगे तब नंबर ही नहीं मिलेगा। हाँ वही तो। और ये जानते कब हो पाएगा, जब जो है ना चीज़ों को जो है ना प्रॉपर से एनालाइज करके पढ़ो, ना कि किताब खोल के जो है ना फिर बीच में रील्स देखो तो अब सब भूल जाएगा। अब देखते हैं आपको कह रहे हैं। अच्छा नहीं, मैं अपने आप को बोल रहा हूँ भाई, मैं देखता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, अगर कोई ये तो ये खैर नहीं। देखिए ये तो ये 2 तरह के सोशल और रिलीजियस मूवमेंट हुए थे ना। एक होता है रिफॉर्मिस्ट, रिफॉर्मिस्ट। क्या है दोनों में डिफरेंस? एक में रिफॉर्म लाना है, मतलब थोड़ा प्रोग्रेसिव नेचर है, और रिवाइवलिस्ट। अच्छा, जैसे आर्य समाज है, जैसे आर्य समाज किसका एग्जाम्पल है? आर्य समाज, रिवाइवलिस्ट की रिफॉर्मिस्ट? आर्य समाज बोले तो स्वामी दयानंद सरस्वती, बैक टू वेदास, तो ये रिवाइवलिस्ट है। हाँ तो क्या डिफरेंस है रिवाइवलिस्ट उसमें, फिर आप बताइए। बता तो दिया, एक मतलब अपने कल्चर को जैसे धीरे धीरे क्या होता है, वेस्टर्नाइजेशन के चक्कर में लोग कल्चर धीरे धीरे वो हो रहा था क्या, मिक्स, या फिर फॉलो नहीं कर रहे थे। लोग कह रहे थे हमारे कल्चर में भी अच्छी अच्छी चीज़ें, उसको आप फॉलो करो, इसलिए गो बैक टू वेदास की बात किया उन्होंने, इस परमहंस। हाँ लेकिन स्वामी विवेकानंद, हाँ, और रिफॉर्मिस्ट जैसे कि राजा राम मोहन राय,
हाँ। ब्रह्मो समाज। हाँ, तो इसमें क्या था रिफॉर्मिस्ट में? मतलब जो भी कमियां हैं जैसे अनटचबिलिटी, रूढ़िवादी विचारधारा, ये वीमेन सब पैरिटी, चीज़ें, यस, तो ये सब चीज़ों को बोले ख़त्म करो, प्रिस्ट पोजीशन वगैरह और सब। बाल विवाह। कहने का मतलब ये है कि यदि इन सब चीज़ को मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ ना, हाँ, तो एक पास्ट में जाता है तो मैं और एक बताई हूँ फ्यूचर में फ्यूचर जाता में है। जाता है। जो फ्यूचर में जाता है वो रिफॉर्मिस्ट है, हाँ, और जो पास्ट progressive में जाता है वो reformist। रिवाइवलिस्ट है। इतना याद रखिए, बस कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अरे तो बताई मैं, ये तो सबको पता होगा इतना वाला। अरे क्या नहीं पता मतलब। कंफ्यूज हो रहे अब्दुल्ला, किताब की लैंग्वेज बोल रहे हैं यार अरे आप। मैं अपने से ही बोल रही बैक टू द वेदास, ये क्या है? मैं एक मिनट कहने का मतलब ये है कि एक पास्ट की बात करता है। देखिए, जब कोई डिफरेंस पूछे ना, ये उसको एक्सप्लेन मत किए यार, इंटरव्यू में फंस जाएंगे आप लोग। सिर्फ पढ़ की बात कीजिए ना कि एक पास्ट की बात करते हैं, प्रेजेंट, ये होता है डिफरेंस। आप लोग एक्सप्लेन करते हैं कि बैक टू द वेदास। अरे मैं वो खुद के लिए रिकॉल करी थी, आर्य समाज मतलब वो दयानंद, वो बैक टू वेदास की बात की तो रिवाइवलिस्ट मैं इसलिए बोली थी। अगर मन बोलते आप भी कहते क्यों फिर रिवाइवलिस्ट क्यों कहा, तो इसलिए मैं पहले से बोल दी कि बैक टू वेदास। कुछ भी मतलब ना बताओ तो दिक्कत, बताओ तो दिक्कत। अब ये प्रोग्रेसिव डिग्रेसिव भी नहीं बोल तब भी कहते हैं तो प्रार्थना समाज किसका एग्जाम्पल है? एमजी रनाडे मतलब वो से रिलेटेड है। और ये होगा आपका इससे रिवाइवल से क्यों रिफॉर्मिस्ट हो रहा है। रिफॉर्मिस्ट। बताइए बताइए बताइए, मजा आएगा, बताइए। प्रार्थना समाज, रिफॉर्मिस्ट, कुछ तो ऐसे हैं जो दोनों जैसे बातें करते हैं। नहीं है दोनों, नहीं है ये कि बिल्कुल क्लियर है। आप लोग कंसेप्ट क्लियर नहीं है। पास्ट और प्रेजेंट याद रखिए यार, पास्ट और फ्यूचर याद रखिए, बस हो गया। रिफॉर्मिस्ट। अच्छा, देवबंद मूवमेंट, देवबंद मूवमेंट, ये तो बहुत फेमस है, यूपी का ही है। हाँ अपलिफ्टमेंट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी यस, पढ़ी नहीं हुई इसलिए मैं बताऊंगी। थ्रू रिलीजियस, अहमदिया है और देवबंद है। रिफॉर्मिस्ट होगा ना, देवबंद मूवमेंट। नहीं, दो है ना, अहमदिया है एक, देवबंद है एक, ये तो रिवाइवलिस्ट, कदरिया भी एक है ना, रिफॉर्मिस्ट। कदरिया भी एक है, हाँ? एक कदरिया ऐसे और कोई है, कदरिया? 3-4 है मुस्लिम समूह। देवबंद रिफॉर्मिस्ट। और प्रार्थना समाज क्या बताए थे? रिफॉर्मिस्ट। और अलीगढ़ क्या होगा? रिफॉर्मिस्ट। गाला, अलीगढ़ तो रिफॉर्मिस्ट ही है। कोई ना कोई कहलाता है। कोई ना कोई गलत होगा, लेकिन अलीगढ़ रिफॉर्मिस्ट ही है। ये गलत है। ये भी गलत है। देवबंद हो सकता है गलत, क्योंकि अभी ये मुझे रिकॉल नहीं, क्योंकि कुछ जो मेन मैंने वो मुझे याद है। देवबंद, अहमदिया, ये सब मुझे थोड़ी पता है। कौन सा है बताइए आप, नहीं फिर मेरे को नींद नहीं आएगी। मतलब पढ़ूंगी फिर बैठ कर। देवबंद मूवमेंट है, क्या ये रिवाइवलिस्ट है। रिवाइवलिस्ट होकर वही करी थी, इसी में होगा कुछ। तो प्रार्थना, अब मेरा इनिशियल पोर्शन मुझे बच्चा हुआ जानते पूरा आप पढ़ने लोगों के को क्यों भूल रहा है ये मैं बताऊं? लिए। क्योंकि आप लोग जो है ना इसका ऑब्जेक्टिव हाँ, वही कह रही हूँ ना, मुझे याद उसका है। ऑब्जेक्टिव क्या है। हाँ। ऑब्जेक्टिव क्लेम तो आप लोग नहीं बोलेंगे कि Yes. ऑब्जेक्टिव क्या था आने का। हाँ हाँ, ऑब्जेक्टिव मुझे हाँ, blank तो इसलिए होगा। जो है ना ब्लैंक है। अहमदी और देवबंद दोनों का ही है। अब देखिए, अगर ऊपर से पूछ दिया कि एक्सप्लेन द रिवाइवलिस्ट मूवमेंट ऑफ सोशलिस्ट मूवमेंट, तो लोग ये रिफॉर्मिस्ट लिख के चले जाएंगे, पेज भर यही लिख के चले आएंगे। पेज भर के आ जाएंगे, कोई कुछ भी। दिक्कत ये है। अगर रिफॉर्म है तो राजा राम मोहन रॉय। हाँ रिवाइवलिस्ट है कि नहीं कोई मतलब नहीं हाँ, है। यही नहीं, ये तो है दिक्कत, सर, कीवर्ड तो बहुत मैटर करता है। बहुत मैटर करता है। नहीं तो हम लोग इतने भी डम नहीं है, वी अंडरस्टैंड दिस मच। क्यों सर? हाँ, यस। अरे क्यों नहीं? तो मैं जानता हूँ डम नहीं है, बस क्या इन चीज़ों को थोड़ा सा खुद ही इसमें बोलते हैं। हाँ रिवीजन हो रहा है। हाँ, रिवीजन हो गया। अरे रिफॉर्म रिवाइवल मैंने खुद से नोट्स बनाए सर, इसलिए बता रही थी आपको। मैं जब पढ़ी थी तो मैं खुद से कैटेगराइज की थी इसको। सही है। एक क्वेश्चन मेरे को मिला था, 1 मिनट लगता है इसमें है। ये तो महाराज लिख चुके हैं। कौन सा? मॉडर्न हिस्ट्री का? एक अच्छा क्वेश्चन मिला था यार मुझे मॉडर्न हिस्ट्री में।
ये जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था, परमानेंट जमींदारी, तो ये पूछ रहा है कि इसके जो है ना Features. इफेक्ट बताइए। इफेक्ट, ओके। तो बताइए क्या क्या लिखेंगे मेंस में, मान लीजिए आगे, हालांकि प्रीलिम्स में भी आ सकता है ये कि इसके क्या नेगेटिव इफेक्ट हुए थे, बताइए क्या लिखेंगे इसमें, इफेक्ट बोल दिया तो। एक तो इसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि पीजेंट्स पे क्या इफेक्ट पड़ा है, जमींदार, रेवेन्यू कलेक्शन, लैंड पे, ऐसे। हाँ तो बताइए पीजेंट क्या है पढ़ा। पीजेंट्स दे बिकम डेट, मतलब वो बीच साइकिल में फंस गया है, अपनी लैंड खो दिया है, हाँ और बताइए। और लैंड में जाए तो उसकी फर्टिलिटी कम हो गई, प्रोडक्टिविटी कम हो गई। और बताइए महाराज, कुछ आप भी बोलेंगे। बोल तो रही है। तो आप ही बोलिए, यहाँ बैठे हैं, पता नहीं चला कि बैठे कि नहीं बैठे हैं। आप तो आंसर भी लिख चुके हैं इसमें यार। एक अब्सेंटीसिज्म बढ़ेगा तो जमींदार वाले पे लिख दीजिए। ब्रिटिश पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बता रही हूँ, धीरे धीरे आ रही हूँ। पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा उसका। क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। वो फिर तो दूसरा क्यों लाए जब इतना ही अच्छा था तो। टैक्स में उनको धीरे धीरे उनको कमी हो रही थी सर, तो फिर और भी चॉइसेस। नहीं, वो इस पर्पज से लाए थे कि टैक्स हमारा प्रॉफिट करेगा। हाँ, तो क्या पॉजिटिव नहीं हो फिर इसका। तो सिर्फ पॉजिटिव, नेगेटिव भी तो आएगा। क्या नेगेटिव आएगा। कि फिक्स हो गया, मान लीजिए किसी लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, वो अच्छी खासी रेन हो गई, फिर नेगेटिव भी ये फिक्स लिख करके सकते रखा हैं है। ना तो फिर पॉजिटिव क्या हुआ। जमींदारी जो थे, जैसे जो जमींदार थे उनको ज़्यादा प्रॉफिट कर रहा था, अंग्रेजों को नहीं कर रहा था प्रॉफिट, जब उन्हें मालूम चला। तो ये तो नेगेटिव है ना, पॉजिटिव क्या हुआ ब्रिटिश को। नेगेटिव इसी वजह से इसको चेंज किया गया। हाँ तो पॉजिटिव क्या हुआ ब्रिटिश को, ये पूछ रहा हूँ। पॉजिटिव हुआ कि कहीं ना कहीं उनके टैक्स में थोड़ा बहुत रेवेन्यू हुई। और जो सीधे जैसे कि होता है ना, पहले तो जमींदार नहीं थे, सीधे कंट्रोल करते थे। अब तो जमींदार के तहत उन्हें पैसा मिल रहा था, हर कुछ कंट्रोल नहीं करना पड़ता था, प्रशासन नहीं देना पड़ता था, टाइम नहीं देना पड़ता था उनको। मतलब वो देख केवल जमींदार से बात करेंगे, उनको कलेक्ट करके देते रहेंगे, ऐसा था उनको। ये पॉजिटिव है। हाँ पॉजिटिव है। और नेगेटिव क्या बोल रहे थे आप लोग, ब्रिटिश पर नेगेटिव क्या होगा। टैक्स लॉस, मतलब रेवेन्यू टैक्स मिल रहा था, पर इससे ज़्यादा टैक्स इन्हें मिल रहा था जमींदार रेवेन्यू को, लॉस, जो उन्हें पता चला कि यस, रेवेन्यू लॉस। तब वही इसी में आपको तो पता आया है क्या, सूर्यास्त नहीं मिली, इसी से आपको आया। पता है, आपको पता है क्या, 10th और 11th पार्ट हाँ, में 10th पार्ट जाता था ब्रिटिश को, 10th by एक पढ़ा था केवल जमींदार को, बोर्ड में ज्यादा पढ़ा था जमींदार नहीं को तो ये पता था। था ना इन थ्योरी, लेकिन प्रैक्टिस में क्या था कि नहीं अगर नहीं, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी प्रैक्टिस में भी यही था भाई, ब्रिटिश है, पैसा नहीं छोड़ेंगे वो। अरे दिक्कत ये भी था ना, जो जमींदार थे लैंड ले लिए, छोड़ चले गए किसान को, क्योंकि शहर में रहने लग गए। शहर में रहने की वजह से न खेती सही फर्टाइल हो पा रहा था, ना खेती हो रहा था, ना कुछ हो पा रहा था, तो उपजाऊ मृदा नहीं होती, खेती सही से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। इसकी वजह से ज़्यादा हानि हो रहा था, इसलिए ब्रिटिश ने सोचा कि चेंज किया जाए, ये रीजन हो सकता है। वो शहर में जाके रहने लग गए, पर ज़्यादा प्रॉफिट करने लग गए। जमींदार को कुछ लॉस हुआ इसमें, हाँ, इसमें जमींदार का लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, तभी शहर में जाकर रह रहे हैं। आप बताइए। जमींदार को लॉस है, अगर वो टाइम से नहीं देगा रेवेन्यू तो उसकी अगर नहीं देगा तब ना, नहीं देगा तब ना, वो आप कंडीशन वैसे क्रिएट कर रहे हैं। वैसे हाँ। बताइए ना, कंडीशन क्रिएट कर तो रहे हैं। सनसेट क्लॉज तो बनाया उन्हीं के लिए। हाँ, सनसेट 1893 क्लॉज फॉलो नहीं करेंगे अच्छा तो 19 कितना था, कौन सा सनसेट क्लॉज था। सनसेट क्लॉज ही बोलते हैं उसको, लॉ नहीं पता मुझे कौन सा साल। बताइए। द ग्रेट बोल के जो है ना, आपको थोड़ा मोटिवेट करता हूँ। इमोटिवेट, डीमोटिवेट, नहीं, ई मोटिवेट, वो डी मतलब डिजिटल मोटिवेट, ई मतलब ई मोटिवेट। उसके आगे डी लगाना भूल गए, डीमोटिवेट। हाँ बोलिए ना, कितना सारा तो बोल अब बताइए यार। यार जमींदार को भी तो लॉस होगा यार, सबको लॉस। लास्ट तो जो केवल एक पार्ट ही उनके पास बचता था, तो मतलब कि यदि वो एक्सप्लॉइट भी किए फार्मर को ना, तो ज़्यादातर पैसा ब्रिटिश के पास ही चला जाता था।
दे हैव लैक ऑफ ऑटोनॉमी एक्चुअली, यस। ऐसा बोल सकते हैं। तो मुझे अच्छा क्वेश्चन लगा। देखो मैं ऐसे एक्सप्लेन भी किया है, ब्रिटिश पे किया पॉजिटिव, फिर नेगेटिव भी किया है। इसे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। स्टेक होल्डर तो मैं पहले लिखकर दूँ पॉजिटिव में भी कौन कौन आएगा, नेगेटिव में भी कौन कौन आएगा, थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ क्या लिखा है पहले फॉर्म में। तो ऐसा मुझे अच्छा क्वेश्चन लगा यार, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से डिस्कस कर लेते अच्छा हैं। तो पेपर तो बहुत आसानी क्वेश्चन नहीं पूछा था, सभी लोग लिख लेंगे इसमें। नहीं पर इतने पार्ट में कैटेगराइज कोई लिख डायरेक्ट है कि जो है ना किसानों पर। सीधे से बुलेट बुलेट बुलेट। हाँ इसलिए बताइए भाई, मेरा देख कैसे अरे कैटेगराइज तुम्हें किया देखने दो थोड़ा लेकिन मैं बहुत। इसको कैटेगराइज अरे देखने दो ना यार, हूँ। यार पैसा लगता है यार। मैं क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, देखिए। आए थोड़ी देर में। अच्छा ये है, ये कहावत इंटरनेट अब थे। अब देखिए आगे मान लीजिए रविन्द्रनाथ टैगोर का है, यस। फ्रीडम मूवमेंट कंट्रीब्यूशन बताइए रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या लिखेंगे। स्वदेशी मूवमेंट से शुरू करेंगे। हमारा सोनार बांग्ला, अमर सोनार बांग्ला, जनगणमन, बाकी शांति निकेतन, एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन, फिर इंडस्ट्री प्रमोट, यस। ये सब चीज़ें। इंडस्ट्री प्रमोट में क्या दिया? बाकी उनका जैसे लिटरेचर, लिटरेचर हो गया, जैसे पश्चात शिक्षा व्यवस्था तक कैसे कैसे भारत को आगे बढ़ाया जाए। निकेतन सिस्टम। फ्रीडम मूवमेंट में क्या लिटरेचर कंट्रीब्यूशन था? किसमें? फ्रीडम मूवमेंट में क्या लिटरेचर का कनेक्शन है? मैं बोल रहा हूँ कि फ्रीडम मूवमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन है रविन्द्रनाथ टैगोर का। रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या कंट्रीब्यूशन है ये नहीं, फ्रीडम मूवमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन रविन्द्रनाथ टैगोर का ये पूछ रहा हूँ। हाँ कुछ भी बोले जा रहे हैं जो मन में आ रहा नहीं, मैं है। इसलिए हंस रही क्योंकि ऐसे तो मैं भी ऐसी बोल रही थी। हाँ अब लोग लिख के ले जाते हैं रियली कि हाँ जो याद है सब लिख के चले जाओ। इसलिए मैं हंस रही थी। फिर भी हम लोग सही